सारा दिन क्या माँ के कमरे में ही पहरा दोगी क्या? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, ब्याह के मुझे लाए हो। कुछ मेरे प्रति भी जिम्मेदारी है कि बस माँ से ही चिपके रहोगे? विद्या जी बोली, बहू मैं बीमार थी, इसलिए पुनीत मेरे पास पूरी रात बैठा था। माँ जी आप तो हमारे बीच में ना बोले तो अच्छा है। जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, बस दिन भर बेटा बेटा करती रहती हो। पुनीत मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है। इससे पहले पुनीत कुछ बोलता, मेघा तुनक कर अपने कमरे में चली गई। एक दिन विद्या जी का बेटा नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहता है, मेघा माँ कब से भूखी बैठी है, क्या मैं उन्हें एक गुलाब जामुन खाने को दे दूं? गुस्से में तमतमाती हुई मेघा बोली, मैंने उनके लिए थोड़े ना गुलाब जामुन बनाया है, काम धाम तो करती नहीं है, बस बैठे बैठे खाना है। पुनीत बोला, मेघा माँ तो काम करना चाहती है, पर तुम ही उन्हें किचन में घुसने नहीं देती। फिर पुनीत ने चुपचाप अपने नाश्ते की प्लेट को उठाया और गुलाब जामुन और समोसा खाने लगा। दरअसल मेघा और पुनीत की लव मैरिज हुई थी और मेघा को सास का झमेला तो घर में चाहिए ही नहीं था, लेकिन पुनीत ने उससे झूठ बोला कि उसकी माँ नहीं है। लेकिन जब शादी होकर वह घर पर आई तो उसकी सासू माँ ने उसका स्वागत किया तो वह तुरंत ही झल्ला गई कि आपने मुझसे झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज किया। बोला था कि आपकी माँ नहीं है, पर आपकी माँ तो जिंदा है। मुझे ये सुबह सुबह उठकर चाय देना, दिन भर सास के आगे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस दिन से मेघा की शादी पुनीत से हुई थी, उसी दिन से वह सासू माँ को परेशान किए हुई थी, जबकि विद्या जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसके कामों में कोई टोका टाकी नहीं करती, कहीं भी आना जाना हो वह स्वतंत्र थी, बिल्कुल आजाद थी। पर उसे अपनी सासू माँ एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, वह उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। पुनीत ने उससे झूठ बोलकर शादी की थी, लेकिन उसे माँ से लगाव था। आज मेघा का जन्मदिन था, इसलिए मेघा ने आज तरह तरह के पकवान बनाए, समोसा, गुलाब जामुन, बर्फी और ना जाने क्या क्या। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें मेघा के कुछ खास रिश्तेदार और सहेलियां आने वाली थी। मेघा ने थाली उठाई और उसमें चावल और नमक रखकर अपने पति पुनीत से बोली, जाकर ये अपनी माँ को देकर आओ। पुनीत चुपचाप माँ के कमरे में थाली लेकर पहुंच गया। माँ तो दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि वह भूख से छटपटा रही थी। भूख से तड़पती विद्या जी अपने बेटे को सामने खड़े देखकर बहुत खुश हो गई और थाली लेकर कहने लगी, मेरे लिए क्या लाया है? आज तो बहू का जन्मदिन है ना, कुछ स्पेशल लाया होगा। गुलाब जामुन की महक से पूरा घर भर गया है और मुझे तो गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है। ला दे मुझे, बैठ यहाँ। नहीं माँ, मैं यहाँ ज्यादा बैठूंगा तो मेघा गुस्सा करेगी, आज उसका जन्मदिन है तो मैं उसका मूड खराब नहीं कर सकता। लो तुम खाना खा लो। थाली में चावल और नमक देखकर तो विद्या जी की भूख ही मिट गई। थाली देखते ही उनके आंसू छलक पड़े। माँ, आज मेघा ने समोसा, गुलाब जामुन और बहुत कुछ बनाया है। इतना सुनते ही विद्या जी के मुंह में पानी आ गया, उनकी जीभ चटखारे खाने लगी। कई हफ्तों से चावल, नमक, कभी रोटी, अचार खाते खाते उब गई थी। विद्या जी बोली, पर बेटा तुम मेरे लिए तो कुछ मीठा भी नहीं लाया, एक गुलाब जामुन ही ले आता। अरे चावल नमक कितने सूखे हैं, ये मैं कैसे खाऊंगी? मैं तो चुपके से गुलाब जामुन उठाकर ला रहा था माँ, पर मेघा की नजर उन मिठाइयों पर पड़ गई और उसने कहा, ये सब चीजें मैंने उनके लिए नहीं बनाई हूँ, उसकी सहेलियां आ रही है तो वह उनको ही खिलाएगी। अभी ना समझ है ना माँ, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा बेटा, तुमने गुलाब जामुन खाए? हाँ माँ, मैं तो गुलाब जामुन, समोसे सब खाकर आया हूँ। कैसा बना था? बहुत स्वादिष्ट बना था। इतना सुनकर विद्या जी वह सब खाने के लिए तड़प उठी। विद्या जी बोली, गुलाब जामुन थोड़े ज्यादा है क्या? माँ मैं देखकर आता हूँ, मेघा अभी कमरे में गई है, अगर वह सो रही होगी तो मैं चुपके से आपके लिए एक गुलाब जामुन उठाकर ले आऊंगा। पुनीत माँ के कमरे से बाहर आता है और सब कमरों में बारी बारी से झांक कर देखता है कि मेघा कहाँ है। वह देखता है कि मेघा अपने कमरे में बैठकर आराम से अपनी सहेलियों से हंस हंस कर फोन पर बात कर रही है। फिर वह चुपके से किचन में घुस जाता है और अपने हाथ में एक गुलाब जामुन छुपाकर ले जाता है और विद्या जी को दे देता है। विद्या जी गुलाब जामुन को देखती है तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती है और वह जल्दी जल्दी गुलाब जामुन मुंह में पूरा एक बार में ही भर लेती है। पुनीत ये सब देखकर कहता है, क्या माँ, इतना बड़ा गुलाब जामुन एक बार में ही मुंह में भर लिया?
आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। और वह फट से गुलाब जामुन चट कर लेती है और कहती है, तू सच कह रहा था, गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी बना है। मुझे और खाने का मन कर रहा है। एक काम कर बेटा, अब जाकर एक समोसा ले आ। नहीं माँ, इस बार गया तो मेघा मुझे बहुत सुनाने लगेगी, क्योंकि मेघा हमेशा यही करती आई थी। वह माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी। पुनीत उसे बार बार समझाता, पर वह उसकी बिल्कुल न सुनती। अब विद्या जी को बार बार कभी समोसे का, कभी गुलाब जामुन का ख्याल आता। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेघा मेरा बैंड बजा देगी। हाँ माँ, अगर रात को कुछ बच जाएगा तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। ये कहकर पुनीत अपने कमरे में जाता है तो मेघा कहती है, खा लिया उसने खाना? हाँ, पूरा चट करके खाया है। क्यों, ऐसा कौन सा पकवान दिया था कि चट करके खाया है? नहीं बाबा, वह तो चावल नमक ही चट करके खा जाती है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने उन्हें एक गुलाब जामुन जरूर खिलाया है, क्योंकि मैंने पूरे 30 गुलाब जामुन बनाए थे। एक आपने खाया, एक मैंने, तो 28 होने चाहिए ना। वहाँ तो 27 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन जरूर उस बूढ़ी अम्मा को आपने खिलाया है। नहीं नहीं मेघा, तुम गलत समझ रही हो। वह तो तुम्हारी उंगलियों में जादू है ना। इतना अच्छा बनाया था कि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने एक और खा लिया। ठीक है स्वीटहार्ट, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। शाम को मेघा के रिश्तेदार और फ्रेंड्स आते हैं। घर में खूब हंसी का माहौल रहता है, पर बेचारी विद्या जी एक कमरे में बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी? किस चीज की सजा उन्हें मिल रही थी? उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था। शायद सास बनना ही उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, जो आज वह झेल रही थी और रोई जा रही थी। और मेघा अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के संग खूब मजे से अपना जन्मदिन मना रही थी। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है। अच्छे अच्छे खानों की खुशबू विद्या जी के कमरे में पहुंच रही थी और वह खुशबू से अपनी भूख मिटा रही थी। मेघा को जन्मदिन की ढेरों बधाई देने के बाद सब मेहमान घर जाने लगे तो पुनीत ने गिफ्ट खोलकर मेघा को दिखाया। उधर 56 भोग खाने की चाहत में विद्या जी बेचैन हो रही थी। इधर पुनीत मेघा से बोला, ये देखो, मैं 2 साड़ियाँ लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अरे माँ, माँ तो सूती पहनती है, उनके लिए बनारसी साड़ी लाने की क्या जरूरत है? कितना पैसा बर्बाद कर दिया। क्या जरूरत थी पैसा बर्बाद करने की? क्या साड़ियों का वह ढेर लगाएगी? उनको कहाँ जाना होता है? उनकी सारी चीजें तो बक्से में बंद है। मेघा, हद होती है बचपने की, ये मत भूलो। माँ का ही दिया हमारे पास सब कुछ है और तुम उनको एक साड़ी देने में इतना परेशान हो रही हो। मेघा ने कहा, अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए भी तो हमें कुछ करना है। अभी से पाई पाई जुटाएंगे, तभी उन्हें अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। आप तो हमेशा मुझे गलत ठहराते हो। उनको कहाँ जाना है? सारी साड़ियाँ रखे रखे खराब हो जाती है। पुनीत गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरी माँ को लेकर क्यों परेशान रहती हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी भी माँ जैसी है वो। मेघा ने बोला, माँ जैसी है, माँ नहीं। मैं उन्हें माँ नहीं मानती। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सास नाम की परेशानी अपने घर में नहीं चाहिए। मेघा, माँ तुम्हें करती क्या है? चुपचाप तो पड़ी रहती है बेचारी, फिर भी तुम उन्हें तंग करती हो। हमेशा मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती हो? धीरे धीरे दोनों में नोकझोंक बड़े से विवाद में बदल जाती है। मेघा और पुनीत में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। मेघा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या मेरे साथ। हम दोनों में से किसी एक को तुम्हें चुनना होगा। पुनीत भी भड़क कर कहता है, अगर माँ और बीवी में मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। दरवाजा खुला है, अब तुम जा सकती हो। पुनीत, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, दर्द सहा। मैं उसे छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ? उससे अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना। मेघा अपने मायके फोन करती है, माँ गाड़ी भेज दो, मैं अभी मायके आ रही हूँ। अब मेरा इस घर में कोई नहीं है। वह अपनी सामान पैक करते हुए बड़बड़ा रही थी, मेरी इस घर में क्या आवश्यकता है? मेघा अपना सामान पैक करके सूटकेस लिए घर के बाहर निकल जाती है तो पुनीत कुछ नहीं बोलता और दरवाजा बंद कर देता है। जब ये खबर विद्या जी को पता चली कि उनकी बहू ससुराल छोड़कर मायके चली गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया।
आज मेघा को गए 2 दिन हो गए थे और 2 दिनों से उन्होंने अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला और इसका कारण वह अपने आप को मानती है, अपने आप को कोसती है कि मेरे कारण ही बहू ये घर छोड़कर चली गई। एक सास जिसे बहू ने तिल तिल तड़पाया, खाना भी ढंग से नहीं दिया, आज उसी सास को अपनी बहू के जाने का कितना गम है, कितना दुख है। और इधर पुनीत की भी हालत ठीक नहीं है, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पुनीत ने कई बार उसको फोन ट्राई किया पर मेघा ने गुस्से में फोन नहीं उठाया। पुनीत सोचने लगा, शादी के फेरों के समय जीने मरने की कस्में खाई थी जिसे एक पल में उसने तोड़ दिया। तभी फोन की घंटी बजती है, उसका ध्यान फोन की तरफ जाता है। पुनीत ने झट से फोन उठाया और बरामदे में टहलते टहलते बात करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पुनीत कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने फोन ये बताने के लिए किया है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप पिता बनने वाले हैं। सच कह रही हो मेघा? मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। पुनीत फोन पर गिड़गिड़ाने लगा। अब जिद छोड़ो, अपना गुस्सा थूको और अपने घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। नहीं पुनीत, अब बहुत देर हो गई। अगर तुम्हारी माँ उस घर में रहेगी तब तो मैं बिल्कुल उस घर में कदम नहीं रखने वाली। अब तुम्हें फैसला करना होगा। मेरा फैसला वही है मेघा। ये कहते कहते पुनीत रुआंसा हो गया और उसके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकल पाए। पुनीत तो बीच मझधार में फंस गया था। वह ना तो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी माँ को अपने से दूर करना चाहता था। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वह क्या करे, क्या फैसला ले? अपनी माँ की वह बहुत इज्जत करता था पर आज वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी नरक समान हो गई थी। पुनीत अचानक से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया तो देखा उसकी माँ ने दरवाजे की आड़ में खड़े रहकर सब कुछ सुन लिया था। विद्या जी उसे देखकर चौंक गई। वह बोली, बेटा तू बाप बनने वाला है और मैं दादी? पर मैं कितनी अभागन दादी हूँ। मैं अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिला नहीं सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। बहू की जिद यही है ना कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। नहीं माँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। विद्या जी पुनीत की बातों को सुनकर बहुत देर तक खामोश रही और फिर अंत में फैसला लिया कि वह वृद्धा आश्रम चली जाएगी पर बेटे बहू की जिंदगी को नरक जैसी नहीं होने देगी। वह उन दोनों का घर टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने पुनीत से कहा, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे। पुनीत बोला, माँ तुम पागल हो गई हो? तुम अपना घर छोड़कर वृद्धा आश्रम जाओगी? क्या तुम अनाथ हो? तुम इस घर की मालकिन हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा और तुम दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा होता जो मैं तुम्हारी बात मान लेता और तुम्हारे खिलाफ जाकर उस मेघा से शादी न करता, तो यह दिन तुम्हें देखना न पड़ता। बेटा वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके खिलाफ तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। माँ मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ऑफिस से आने के बाद बहू घर में होनी चाहिए। तुझे मेरी कसम, जा उसे मना ले। अब तो वह माँ बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है। पुनीत चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। जब शाम को वह घर आया तो उसकी माँ उसे कमरे में कहीं नहीं मिली। मिला तो एक पत्र जिसमें लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पुनीत ये पत्र पढ़कर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ को ढूंढे कि अपनी पत्नी को लेने जाए। माँ ने उसे अपनी कसम दी थी। वह अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला गया और जब मेघा घर आई तो वह बहुत खुश थी। उसकी सास घर छोड़कर जो चली गई थी, अब वह आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे पुनीत और मेघा की जिंदगी सामान्य होने लगी और वह दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। इधर विद्या जी वृद्धा आश्रम में अपनी बेटी को रह रहकर बहुत याद करती थी। रोती थी कि मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। मैंने उसे बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, और उसने पता लगाने की बहुत कोशिश की होगी पर वह मुझे ढूंढ नहीं पाया होगा। विद्या जी किसी से बात नहीं करती थी, बस वह खिड़की से बाहर एक टक ताकती रहती थी कि शायद मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। उधर मेघा अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वह रोज उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती, शॉपिंग करती। वह खूब मजे से अपना जीवन गुजार रही थी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आ रहा था और वृद्धाश्रम के कुछ बुजुर्ग अपने घर दिवाली में अपने बेटे बहू के घर मिलने जा रहे थे।
विद्या जी की भी बड़ी इच्छा हुई कि वह भी अपने बेटे से एक बार मिल ले, क्योंकि वह बिना बताए ही उस घर को छोड़कर चली आई थी। एक दिन वह वृद्धाश्रम से 1 घंटे की छुट्टी लेकर वह अपने बेटे बहू के घर पहुंची तो देखा उनके घर में बहुत चहल पहल है। आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उनके बहू की गोद भराई की रस्म है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। हलवाई लोग खाना बनाने में जुटे हैं और नौकर चाकर साफ सफाई कर रहे हैं। विद्या जी ने सोचा कहीं बहू उनको ऐसे देखकर गुस्सा न हो जाए, तो वह घूंघट कर कर अंदर अपने बेटे बहू के घर में घुस गई। जैसे ही वो अंदर घुसी, उन्होंने जो सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा जोर जोर हंसते हुए अपनी पत्नी मेघा से कह रहा था, माँ को इस घर से बाहर करने के लिए हमने भी क्या खूब खेल खेला, क्या जबरदस्त नाटक किया और माँ को पूरी सच्चाई पता भी ना चली। वह सोचती थी कि बेटा मुझे घर में रखना चाहता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, केवल मेघा घर से निकालना चाहती है। पर मैं तो उस बुढ़िया से खुद छुटकारा पाना चाहता था ताकि मैं अपनी पत्नी को खुशी से रख सकूं। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक किया कि वह खुद यहाँ से चली जाए। मेघा भी पुनीत की बातों को सुनकर खूब हंस रही थी। बाहर खड़ी विद्या जी अपने बेटे की नीच हरकत पर स्तब्ध थी। उन्हें लगा मैं इस बेटे के लिए इतना सोच रही थी कि मेरा बेटा मेरी याद में तड़प रहा होगा, पर यह तो अपनी पत्नी के साथ खूब ऐश कर रहा है और मैं वृद्धा आश्रम में रो रो के जीवन बिता रही थी। अच्छा हुआ मुझे अपने बेटे की सच्चाई पता चल गई। फिर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने बेटे बहू को दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंकती है। उसके बाद विद्या जी उस घर से निकल जाती है और वृद्धा आश्रम पहुंचती है। आज वृद्धा आश्रम के लोग आश्चर्य में थे कि विद्या जी पहले से काफी खुश थी और चहक रही थी। उन्हें उनका ये बदलता व्यवहार बड़ा अच्छा लग रहा था। समय बीतता गया और मेघा की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके होने वाले बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की हिदायत दी और कहा अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो माँ की जान जा सकती है। बच्चे ने तो गर्भ में ही दम तोड़ दिया था। पुनीत ने मेघा को बचाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन में उनके बहुत पैसे खर्च हुए। उसके ऑपरेशन में पुनीत की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। पुनीत तो जैसे सड़क पर ही आ गया था। बहुत दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण पुनीत को ऑफिस से निकाल दिया गया। अब तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मेघा पूरे 20 दिन तक अस्पताल में एडमिट थी। घर आने के बाद मेघा अपने बच्चे की याद में खूब रो रही थी। पुनीत अब हमारे घर खर्च कैसे चलेंगे? तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई और अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं खाना भी नहीं बना सकती। हमें तो एक नौकर रखना पड़ेगा। अगर माँ जी होती तो शायद इस बुरी परिस्थिति में हमारी मदद करती। मेरी भी माँ अब इस दुनिया में नहीं है कि मैं मायके वालों से कोई मदद मांगू। पुनीत बोला, कोई बात नहीं, हम अपने इस बड़े घर को किराए पर दे देंगे जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन तक तो हमारा गुजारा अच्छे से ही हो जाएगा और तुम्हारी दवा का खर्च निकल जाएगा। तभी दरवाजे की बेल बजी और एक आदमी दरवाजे पर खड़ा उनको लिफाफा पकड़ा रहा था। वह आदमी बोला, मिस्टर पुनीत, ये आपका घर है? हाँ कहिए, आप कौन हैं? ये आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। पुनीत लिफाफा खोलकर पढ़ता है तो उसे घर खाली करने का नोटिस भेजा जाता है। पुनीत कहता है, कौन है आप? आपकी अकल ठिकाने पर तो है? ये मेरा घर है और आप कौन है जो मेरा घर मुझसे ही खाली करवाना चाहते हैं? मेघा कहती है, हमारा ही घर हम क्यों खाली करें? किसने ये नोटिस भेजा है? तो वह वकील बोलता है, आपकी माँ विद्या जी ने। ये घर जबरन आप लोगों ने उनसे हथिया लिया है। विद्या जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मेघा बोली। तभी विद्या जी ताली बजाते हुए अंदर आती है और कहती है, जिंदा सास को ही तुमने मार दिया बहू? मैं अभी जिंदा हूँ और ये घर तुम लोग को खाली करना होगा। उन्हें देखकर मेघा सख्ते में आ गई। पर माँ जी, हम तो आपके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और आपके पास घर के कागजात तो है नहीं, आप ये घर कैसे खाली करवा सकती हैं? घर के कागजात तो हमारे पास है। पुनीत बोला, माँ तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और अब जाकर मिली हो और कह रही हो घर खाली कर दो। माँ मैं तुम्हारी याद में रोता रहा, तुम आ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी विद्या जी पुनीत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और कहती है, बेवकूफ बनाना बंद करो, अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तो मेरा बेटा था, मैंने तुझे अपने कोख से जन्म दिया। अरे
तुझसे अच्छी तो वह मेघा थी, कम से कम जो बोलती थी मुंह पर तो बोलती थी। तूने तो मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तुम लोग जिस दिन गोद भराई की रस्म कर रहे थे उस दिन मैं इस घर में घूंघट ओढ़कर आई थी और मैंने तुम्हारी और बहू दोनों की बातें सुन ली थी और मैंने अपनी अलमारी से इस घर के कागजात निकाल लिए थे जो कि मेरे पति ने मेरे नाम पर किए थे। इसलिए अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मजबूरन दोनों को घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। विद्या जी ने सही फैसला किया या गलत? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।